चलो, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो चैप्टर हम देख रहे थे उसका आज हमारा सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, जिसके लिए मैंने दो स्टेप्स आपको बताए थे। आपको याद है दोनों स्टेप? बताओ पहला स्टेप क्या क्या था। हाँ, पहला स्टेप में हमको तीन कंडीशन चेक करने हैं। कोई भी एक सेटिस्फाई करता है तो हमको फिर स्टेप नंबर 2 लगा करके चेक करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में जो तीन कंडीशन है मैं फिर एक बार बोल देता हूं आपके सामने। एंड्योरिंग बेनिफिट्स, हमको ये देखना है कि हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के लिए हमको हो रहा है क्या। सेकेंड्स है एनहांस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिससे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। और थर्ड, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, हाँ, अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसका बेनिफिट, जिसकी वजह से रेवेन्यू अभी तो जनरेट नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में हमको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो ये तीनों कंडीशन हमको चेक करना है स्टेप नंबर 1 में। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमको स्टेप नंबर 2 में जा करके देखना है कि ये चीजें तो नहीं हो रही है। स्टेप नंबर 2 में मैंने चार बातें आपको बताई थी, बोलो क्या क्या है। हाँ, हाँ, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, सेकंड मटेरियलिटी, करेक्ट, थर्ड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पर्पस हम चेक करेंगे, एंड फोर्थ, हाँ, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर और नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ ठीक है, पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद देखेंगे मटेरियलिटी, उसके बाद देखेंगे पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे नेचर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, स्टेप नंबर 2 में आकर के हम चेक करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल है कि नहीं है। अगर कैपिटल नहीं है तो रेवेन्यू है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बुक से एक क्वेश्चन कराया था, नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू, जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। बोलो 5 पॉइंट क्या है, खाली कीवर्ड बोलना है आपको। नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, पोजीशन ऑफ बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, चलो, लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कशन किया था। आज हम जो देखेंगे आज हम जो देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब ये लिखना नहीं है अभी। ठीक है, मैं जब बोलूंगा लिख लो तो फिर लिखना। उसके एग्जांपल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जांपल देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल देखेंगे। और नंबर थर्ड,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आप बता सकते हो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। आप कुछ तो बोलो, जो भी आता है गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है, जो भी आता है वो बोलो। जैसे उसने बोला कि जो एक्सपेंडिचर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आप बोलो। बोलो, अरे कुछ भी बोलो ना, गलत सही उससे मतलब नहीं है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, पूछो पूछो पूछो। बोलो। चलो ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर एक्सपेंडिचर जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। आपके बुक में जो लिखा है मैं वही बात कर रहा हूं। आपका बुक में जो लिखा है वो एक्सपेंडिचर जो कि हम फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं ना, या फिर फिक्स एसेट्स को उसका जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बातें आपके बुक में लिखी गई है, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। और आपको बुक के हिसाब से ही चलना है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व बुक के हिसाब से ही करने हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जो लिखी गई है वो मैं कह रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो एक्सपेंडिचर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं या फिर फिक्स्ड एसेट्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्चा करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? आप बोलो। बच्चा कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर वो खर्चा है जो कि हम करते हैं जिसका बेनिफिट्स विद इन 12 मंथ्स होता है, ठीक है ना। सही है। बुक में भी आपका यही बातें बोला गया है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए जो खर्चा किया जाता है, मतलब आए दिन जो खर्चा किया जाता है जिसका कि बेनिफिट्स, जिसका इफेक्ट विद इन 12 मंथ होता है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड ही होता है, ठीक है ना। एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, उससे ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं होता, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप बता सकते हो डेफिनेशन? मतलब नहीं बता सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जहां जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, और क्या बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। ये सब चीज का बेनिफिट क्या बोलते हैं, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ही होता है, ठीक है। वन अकाउंटिंग पीरियड ही होता है ये सबका जो बेनिफिट्स है, ठीक है। तो अगर हमने कोई हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बट उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, हैवी है, तो हम उसको टेम्पररी
बेसिस के लिए क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अगर छोटा है, अमाउंट उसका छोटा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं ना हम, जैसे कि मान लो बैनर हमने लगा दिया एक दो जगह, ठीक है, तो उसका अमाउंट बहुत छोटा रहता है और उसका बेनिफिट उतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता, ठीक है। बट हम बहुत बड़े अमाउंट में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, टीवी में ऐड लगा रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, ठीक है, और पूरा हर जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, अपने एरिया में नहीं बाहर में भी, ठीक है, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलते हैं ना, करोड़ों रुपए खर्च होता है, ठीक है, करोड़ नहीं तो लाखों तो खर्च होंगे ही। तो अब देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो गया, उसका अमाउंट बड़ा हो गया, तो हम, हालांकि ये रेवेन्यू नेचर है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, बट क्योंकि हम बड़ा अमाउंट में कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेरी बेसिस के लिए इसको कैपिटलाइज करेंगे, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम टेम्परेरी बेसिस के लिए कैपिटलाइज करते हैं, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ना बोल सके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लेकिन उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब तुम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इसी से लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका अमाउंट बहुत बड़ा हो, जिसको हम टेम्परेरीली कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी अगर देखोगे तो यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का अगर हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, हैविंग द इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है बट वो उसका अमाउंट हैवी है, ठीक है, और जिसका बेनिफिट्स भी हमको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव होगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अगर बड़ा अमाउंट में कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स हमको धीरे धीरे मिलेगा, एक साल के अंदर नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कि हम फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए करते हैं या फिर फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। देखो आपके बुक में जो लिखा है डेफिनेशन वो मैं बोलता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, और रिजल्ट्स इन द बेटरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ सच एन एसेट। बेटरमेंट मतलब उसको अच्छा बनाने के लिए, रिप्लेसमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट को हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसको बेच करके नया ला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यही चीजें आपके बुक में भी बोला गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन में एक बार रीड कर दे रहा हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि आए दिन जो खर्चे होते हैं बिजनेस में, ठीक है, डेली बेसिस में जो खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट कैरिड ओवर टू सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब जिसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर ही रिसीव होता है, मतलब कई साल में हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक ही साल में मिलेगा हमको। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो अपने बिजनेस को चला पाओगे क्या? तुम सोचोगे कि खाली मेरे पास पैसे आए, मेरे से पैसा खर्च नहीं हो, ऐसा होगा? पॉसिबल है? बिजनेस को चलाने के लिए भाई पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा ना, तब ना बिजनेस चलेगा। तो रेवेन्यू नेचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है।
या फिर फिक्स्ड एसेट को अच्छा बनाने के लिए, फिक्स्ड एसेट का स्मूथ रनिंग के लिए भी जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब है अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर इनकर्ड, मतलब एडवर्टाइजमेंट अगर हम कर रहे हैं, अमाउंट छोटा है, हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उसी का अमाउंट बड़ा हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देखो जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं एक्चुअल में ज्ञान वही है भाई। अगर तुमसे कोई भी पूछता है कॉलेज में कहीं भी, फ्रेंड्स वगैरह, अदर कोचिंग के इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स तुमको पूछते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं वही एक्चुअल उसका मीनिंग है कि भाई वो खर्चा जिसका बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म में रिसीव होता है, ठीक है, जिसका बेनिफिट्स हमको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है अगर पूछता है तो भाई वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स विद इन वन अकाउंटिंग ईयर हमको मिलता है, और वो एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चा करना जरूरी है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का वो खर्चा जिसका अमाउंट बहुत बड़ा है, हैवी हो, उसको हम बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये नॉर्मल तुम्हारे लिए है, तुमको समझने के लिए है कि तुमको एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए, ताकि कल का डेट में अगर मान लो तुम एग्जाम में ही बैठे हो, तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या चीज है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। या कल के डेट में तुम्हारे कोई और फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं तो तुमको ये नहीं फील होना चाहिए सर ये तो मेरे को आता ही नहीं है, इसका मतलब तो मेरे को पता नहीं है। तुमको जितना मैं बताया हूं उतना अगर पता है ना, तो तुमको मतलब कि बोलेंगे हाँ भाई कि बंदे को पता है, समझे कि नहीं। बट लास्ट में घूम फिर कर बात वही होता है कि हमको नॉलेज जितना भी हो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमको नॉलेज जितना भी हो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स कब मिलेंगे, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बुक में जो दी गई है चीजें वो आपको जरूर रीड करना होगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हम देखेंगे तो इसमें से आधे से ज्यादा चीजें तुमको पता होगी, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज इनकर्ड टू acquire long term or long lived asset whose useful life is at least more than one accounting period। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, incurred to acquire long term asset जिसका लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो, वो एसेट जिसका लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हो। जाहिर सी बात है भाई, अगर लॉन्ग टर्म एसेट बोल रहा है मतलब वो फिक्स्ड एसेट का ही बात कर रहा है, और फिक्स्ड एसेट का लाइफ ना मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ही होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा ही उसका वैल्यू मतलब लाइफ होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आ सकता है, उसी के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स,
capital expenditure is incurred in acquiring those assets which are not for resale. कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, हम खर्च करते हैं एसेट्स को खरीदने के लिए, ना कि उसको बेचने के लिए। ठीक है, इनकर्ड इन एक्वायरिंग दोज एसेट्स विच आर नॉट फॉर सेल, हम वो एसेट्स खरीदेंगे जिसको हमको बेचना नहीं है, नॉट फॉर रीसेल। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंक्लूड टू इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एन एसेट्स। इंप्रूव, ठीक है, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एसेट। और नंबर फोर्थ, capital expenditure is of such nature that it has physical existence and can be seen। ये तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा है, नंबर फोर्थ को छोड़ देते हैं। नंबर फिफ्थ में बोला गया है कि इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इसको भी लिख लेते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको टोटल 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, मैं जिसका कि समरी यहां पर लिख दिया हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकर्ड टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदना होता है, या फिर हम लॉन्ग टर्म जो एसेट्स खरीदते हैं उसको हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और जो एसेट्स खरीदते हैं वो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, वो हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। नॉट फॉर रीसेल लिखा हुआ है, देखो मैंने। तीसरा, जो प्रेजेंट कंडीशन है एसेट्स की उसको इंप्रूव करने के लिए किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चौथा, अर्निंग कैपेसिटी जो होता है बिजनेस का उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा कोई एसेट्स खराब है, तुम उसको बना रहे हो ये सोच करके कि अरे इसको मैं अगर बनाऊंगा तो ये अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो मुझे फायदा होगा, यही सोच करके अगर तुम कर रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि जो तुम खर्चा कर रहे हो वो एक्चुअल में होना चाहिए। ये नहीं कि तुम बोल रहे हो कि मैंने खर्चा किया है लेकिन उसका पता ही नहीं है, उसको उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जो तुम खर्च कर रहे हो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? ये नहीं कि तुम मशीन तो बना लिए लेकिन तुमने पेमेंट किया ही नहीं है उसका, समझे कि नहीं? बनवा लिए हो तुम, पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट नहीं किया है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो 5 पॉइंट आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया गया है। सबसे पहला, एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉट फॉर रीसेल। थर्ड नंबर, इंप्रूव द क्वालिटी, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एसेट्स, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है ना? इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। और फिफ्थ नंबर आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिर से बोलो, 5 पॉइंट, कीवर्ड को याद रखना। लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स से क्या याद आना चाहिए कि एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्यों किया जाता है? हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर मतलब खरीदने के लिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म एसेट्स के बाद नॉट फॉर रीसेल, हम उसको एसेट्स को खरीदेंगे इस पर्पस है कि हमको बेचना नहीं है, उसको यूज करना है। थर्ड नंबर,
improve the present condition of the assets. Fourth number, increase the earning capacity. और फिफ्थ नंबर, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है. फिफ्थ नंबर, फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो कीवर्ड क्या क्या है? नंबर 1 कीवर्ड है लॉन्ग टर्म एसेट्स, नंबर 2 कीवर्ड है नॉट फॉर रीसेल, नंबर 3 कीवर्ड है इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन, और नंबर 4 कीवर्ड है इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, और नंबर 5 आपका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस. याद हो गया आपको? इसी तरह से आपको याद भी करना है. ठीक है ना? मतलब आपको पूरा लाइन टू लाइन आपको रीड नहीं करना है, लाइन टू लाइन नहीं देखना है. कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉट फॉर रीसेल, improve the present condition, increase the earning capacity, physical existence. तुरंत ये चीज स्ट्राइक करना चाहिए. और उसके बाद थोड़ा सा तो बाकी सब तो चीज ग्रामर है यार. कीवर्ड जो है वही तो मेन है, बाकी सब चीज तो इनकर्ड टू एक्वायर ये सब क्या है, ये सब तो तुम अपने से नहीं लिख लोगे. लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब याद आया, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स का क्या, हमको लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं जो उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो इनकर्ड टू एक्वायर तो हम अपने से नहीं जोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो. ठीक है. उसके बाद नॉट फॉर रीसेल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स विच इज नॉट फॉर रीसेल. मैंने कैसे अभी बनाया, तुम नहीं बना सकते हो, बना लोगे यार. ठीक है. उसके बाद इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एसेट्स, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस. ऐसा करके तुमको थोड़ा सा फॉर्म करना है सेंटेंस. बाकी जो कीवर्ड है वो याद रखना है. चलो फिर से एक बार लास्ट टाइम हम लोगों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है. बोलो जल्दी जल्दी बोलो, इधर उधर नहीं, मेरे तरफ देखकर बोलो. सबसे पहला कीवर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना, आपको कीवर्ड बोलना है. लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉट फॉर रीसेल, प्रेजेंट कंडीशन, हाँ, और फोर्थ नंबर इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, और फिफ्थ नंबर फिजिकल एग्जिस्टेंस. बस ये कीवर्ड याद रखना. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में कीवर्ड जो है लॉन्ग टर्म एसेट, नॉट फॉर रीसेल, प्रेजेंट कंडीशन, अर्निंग कैपेसिटी. समझे कि नहीं? और फिफ्थ नंबर फिजिकल एग्जिस्टेंस. चलो अगर बात करें एग्जांपल की, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, तो परचेज ऑफ परमानेंट टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल एक्सेट्रा. प्लांट एंड मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गुडविल खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है. These expenditure are incurred in connection with or incidental to the purchase of fixed assets such as cost of transportation, installation, registration, etc. अच्छा, एक चीज और बोला गया है कि मान लो हम मशीन खरीद रहे हैं. ठीक है. हमारा जो मशीन का दाम है 5 लाख रुपया है. कितना? 5 लाख. बताओ ये 5 लाख को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब मशीन जो है वो मैंने कहा जाके खरीदा? दिल्ली में. दिल्ली गया था खरीदने. ठीक है. जहां मैंने 5 लाख रुपया पेमेंट किया. बट वहां दुकान वाले ने बोला सर इसको मैं अगर आपका एड्रेस तक भेजाऊंगा, ठीक है, आपका एड्रेस तक अगर भेजता हूं तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आएगा ना वो 50,000 का खर्चा आएगा. इसको मेरे को भेजने में आपके एड्रेस पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 50,000 का आएगा. बोलो ये 50,000 कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है?
आप बोलो। अच्छा, उसके बाद ये मशीन को मैंने रिसीव किया अपने गोडाउन पे और इसको इंस्टॉल कराया एक इंजीनियर को बुला करके। बताओ, ये खर्चा 50,000 इंस्टॉलेशन का। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हो गया इंस्टॉलेशन। बच्चे ने कहा ये 50,000 का जो खर्चा है ये रेवेन्यू नेचर का है, ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, इंस्टॉलेशन जो ये 50,000 है, ये कौन सा नेचर का खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू? हाँ, कौन सा कैपिटल होगा? अच्छा, अच्छा, बच्चा अपना जवाब चेंज कर रहा है, कह रहा है कि सर जो ट्रांसपोर्टेशन 50,000 है वो कैपिटल होगा, रेवेन्यू नहीं होगा। रेवेन्यू मैंने गलती से बोल दिया था, वो कैपिटल होगा। और इंस्टॉलेशन, अच्छा, इंस्टॉलेशन को भी बच्चा बोल रहा है कि वो रेवेन्यू नहीं, हाँ रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल होगा ना। ठीक है, तो आपने ऐसा क्यों कहा? जुड़ा हुआ है। देखो, वो रीजन रीजन उसका ये है ना कि ये जो 5 लाख का तुम मशीन परचेस किए हो, वहां पर 5 लाख पेमेंट कर दिए हो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का 50,000 अगर तुम नहीं उसको पेमेंट करते हो तो क्या मशीन तुम्हारा एड्रेस तक आएगा? तुम मशीन को यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। तो ये जो 50,000 है ना, ये तुमको देने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है मशीन को यूज करने के लिए। समझे कि नहीं? इसको बिना दिए तुम मशीन को अपने एड्रेस तक कैसे लेकर के आओगे? तो इसी के लिए ये 50,000 को भी हम कैपिटलाइज करेंगे। इंस्टॉलेशन 50,000, बिना मशीन को इंस्टॉल किए तुम क्या यूज कर लोगे? तुम्हारे एड्रेस तक तो आ गया, चलो ठीक है, तुम मशीन तो ले आए, यूज कैसे करोगे भाई? बिना इंस्टॉल किए यूज कर लोगे? नहीं। हाँ, तो मशीन को यूज करने के लिए फिर तुमको 50,000 का खर्चा देना पड़ेगा ना, देना पड़ा कि नहीं? इसलिए ये भी कैपिटलाइज्ड होगा। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होगा? चलो, और क्या इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है? अच्छा, मशीन को यूज करने के बाद 5 साल, मशीन 5 साल बाद खराब हो गया, हम उस पे फिर 5 तो नहीं, 2 लाख का फिर खर्च किए हैं। कितने का खर्च किए हैं? 2 लाख का। बताओ, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है? तुम ऐसे जवाब, बच्चे कह रहा है कि ये रेवेन्यू है। अरे तुम मेरे से पूछो तो कि सर ये 2 लाख खर्च जो किए हैं उसका पर्पज क्या है, तुम ये तो पूछो पहले मेरे से कि सर आप 2 लाख खर्च जो किए हैं किस पर्पज से किए हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पर्पज से, एसेट का मेंटेनेंस के पर्पज से किए हैं कि आप एसेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किए हैं? तुम मेरे से पहले पूछो, पूछो। अच्छा, बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि इसका पर्पज क्या है। ये मैंने किया है एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए 2 लाख खर्च किया है। अब बोलो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? अब कैपिटल है। अच्छा ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि ये मैंने 2 लाख जो खर्च किए हैं एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए किए हैं, तो बच्चा बोल रहा है कि कैपिटल है। बिल्कुल सही, पहले पर्पज जानना, हम जो एसेट्स के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। अगर मैं यहीं यहीं पर कह देता कि इसका जो पर्पज है वो मेंटेनेंस के लिए किया है मैंने, तो क्या होता? रेवेन्यू होता। हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में हमने देखा है कि पर्पज हमको चेक करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर का। चलो, उसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट चीज?
चलो और एक एग्जांपल मैं तुमको पूछ रहा हूँ, हमारे पास पुराना एसेट, क्या बात कर रहे थे बोलो। और एक स्टूडेंट को बुलाने के लिए, क्या मजा आ रहा है क्लास, समझ आ रहा है। तुम्हारे बगल वाले को तो समझ नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, चलो और एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक तो पुराना मशीन पड़ा है, ठीक है, वो बहुत पुराना था, तुमने उसमें खर्च किया, वो मशीन को तुम यूज करने लगे। बताओ वो जो खर्च जो तुमने किया, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। मैंने तो बोला ना, वो मशीन को पुराना पड़ा हुआ था, उसमें तुमने खर्च किया, उसको तुमने यूज करने लगा। पहले वो यूज नहीं हो रहा था, बट अब तुम उसको यूज कर पा रहे हो। बताओ वो खर्च को कैपिटल बोलोगे कि रेवेन्यू बोलोगे। कैपिटल बोलोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि तुमने जो खर्च किया भाई, वो मशीन यूज करने लायक बन गई, पहले तो यूज नहीं कर पा रहे थे तुम, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो कैपिटल होगा। अच्छा, तुम्हारा मशीन तुम्हारे गोडाउन पे लगा हुआ है, ठीक है, तुम चाह रहे हो कि ना ये मशीन को मैं दूसरे जगह शिफ्ट करूंगा, वहां मुझे ज्यादा फायदा होगा, और तुमने खर्च किया है। बताओ वो खर्च को कैपिटल बोलोगे रेवेन्यू। कैपिटल बोलोगे, क्योंकि तुम मशीन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारा पर्पज ये है कि वहां पर मुझे ज्यादा फायदा होगा, कैपिटल होगा। समझे कि नहीं। तो कैपिटल नेचर का खर्चा को तुम आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स। आप नोट कर रहे हो, नोटबुक बना रहे हो, रफ में यूज कर रहे हो क्या। नहीं नहीं नहीं, तुम पूरा एकदम एक्सक्लूसिवली अकाउंटिंग का कॉपी बनाए हो। क्या बात कर रहे हो यार। हाँ, सुनो, तुम क्या बोलते हैं, एक अच्छा एक्सक्लूसिवली एक कॉपी रखो जो कि सिर्फ अकाउंटिंग का, क्योंकि ना लास्ट टाइम में जब एग्जाम का टाइम में ना तुमको ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम कल एक कॉपी खरीद के लेकर आना, या फिर अगर तुम इसमें और कुछ नहीं लिखे हो तो इसी को बना लो, ठीक है। हाँ, इसको अकाउंटिंग बना लो। इसके पहले जो मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका नोट्स लिख लो। लिखे तो नहीं थे, लिख लो, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर 1 लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखना, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, सिर्फ मैं कीवर्ड लिखा रहा हूं। लिख लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स। नंबर 2, एक सेकंड रुको, नॉट फॉर रीसेल। नंबर 3, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशंस। अब भाई किसका इंप्रूव करेंगे प्रेजेंट कंडीशन बोलो। हाँ, वो तो तुमको आ जाना चाहिए, तो खाली तुम इतना ही लिखो, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 बोलू, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी किसका, एसेट्स का नहीं, बिजनेस का। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। कैसे मजा आ रहा है क्लास में, साथ ही साथ मैं याद भी करवा दे रहा हूँ। हाँ, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी हो गया। फिजिकल एग्जिस्टेंस,
मजा आ रहा है, साथ ही साथ याद भी हो रहा है। ठीक है, याद करने का तुमको चीजों को टेंशन लेना नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक है, तुम खाली नॉलेज पूरा गेन करो। ठीक है, क्योंकि यार मुझे नहीं पता कल का डेट में तुम क्या करोगे, बट मैं इतना चाहता हूं कि अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है मैं तुम्हारे लिए आसान बनाऊं। कल का डेट में तुम कहीं भी जाओ तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये चीज तो मुझे बताया नहीं, इसका मतलब मुझे पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना का जो नॉलेज है ना तुम्हारे पास पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला लिखना नहीं है अभी, हाँ लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? मतलब बिजनेस में जो रोज खर्चा जो होता है, डेली जो खर्चा होता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो पहला कीवर्ड है डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, वन अकाउंटिंग ईयर, दूसरा करेक्टरिस्टिक है वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब इसका जो बेनिफिट है वन अकाउंटिंग ईयर का ही होता है, मतलब इसका जो पीरियडिसिटी है ना वो वन अकाउंटिंग ईयर ही होता है। ठीक है, तीसरा कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज फॉर रीसेल। ये जनरली खर्चा जो होता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको उसको रीसेल करना है, ये इसीलिए किया जाता है। कोई डाउट है? देखो लिखा क्या है, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल। मतलब वो आइटम जिसको हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम चाहे वो रीसेल करने के लिए हो, चाहे फिर हमारा और किसी चीज में यूज हो, ताकि उसको यूज करके हम कुछ और बना करके बेच सकें। ठीक है, जैसे कि हम मान लो अब क्या बोलते हैं, कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, कपड़ा बना रहे हैं तो धागा खरीद रहे हैं, ठीक है, कपड़ा का थान खरीद रहे हैं, तो उसको हम यूज करेंगे तब ना कपड़ा बना करके बेचेंगे। तो वो जो हम खरीद रहे हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हम खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए तो उसको कैपिटल बोलेंगे, लेकिन अगर हम खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट का मेंटेनेंस के लिए तो उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। और इसका जो नेचर होता है रेकरिंग नेचर होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? रेकरिंग नेचर होता है। रेकरिंग मतलब बार बार। और लास्ट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एक कैरेक्टरिस्टिक देखें ना, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं? अर्निंग कैपेसिटी जो हमने बढ़ाया है उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे
तो वो जो अर्निंग कैपेसिटी जो हम बढ़ाए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो कम हो जाएगा। तो हमको अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो टोटल आपका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आए हैं। सबसे पहला डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो बिजनेस के डेली लाइफ में जो खर्च होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पीरियडिसिटी इसका क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ गुड्स, ये हटा दो, ये पॉइंट तुम छोड़ दो, ये थोड़ा ऑड ऑड पॉइंट है ना, ये ऑड लग रहा है, इसको छोड़ दो। चलो इसको छोड़ दो, बाकी सब देख लो। डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, 1 अकाउंटिंग पीरियड, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट, रिकरिंग नेचर और मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। कीवर्ड क्या है? डे टू डे बिजनेस, डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकंड 1 अकाउंटिंग पीरियड। थर्ड बोलो बोलो, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। फोर्थ रिकरिंग नेचर और मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लो। तुम कीवर्ड ही लिख रहे हो ना, जितना मैं लिखाया हूँ उतना ही, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वही लिख रहा हो ना। चलो हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंप्लीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि मैंने बताया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका अमाउंट हैवी हो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसका एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हैवी एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू, अगर एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हैवी है तो क्या हो जाएगा? वो डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं मशीनरी को, उसका अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू। अगर वही अमाउंट बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा हैवी हो जाए वो अमाउंट, तो उसको क्या करेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू। तो एक्सेप्शनल क्या बोलते हैं आपका? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, ठीक है। कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, ये पता होगा। पूरा डिटेल्स में नहीं पता होगा, सुने तो हो गए कि शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो उस पर खर्च होता है, उस पर खर्च होता है, ठीक है। बट शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना कंपनी सिर्फ एक बार नहीं करती है, वो बार बार करती है। लेकिन अगर तो तुम तो बोलोगे कि सर ये तो बार बार हो रहा है, रेवेन्यू होना चाहिए,
इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले, क्योंकि सर आप ही ने तो पढ़ाया था कि जो खर्चा बार बार होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों ना बोले। तो जैसे कि मैंने बताया होना चाहिए था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट वो खर्चा इतना ज्यादा होता है ना, शेयर इशू डिवेंचर इशू करने का टाइम जो खर्चा होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट में होता है, छोटा अमाउंट में नहीं होता है। तो इसी के लिए हम इसको क्या करते हैं, डेफर्ड करते हैं। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, ठीक है। शेयर और डिवेंचर को डिस्काउंट का जो खर्चा होता है, पढ़ोगे कंपनी अकाउंट में पढ़ोगे, अभी सिर्फ जान लो, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। कंपनी बनने से पहले जो खर्च होता है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट खर्च होता है कंपनी को बनाने से पहले, एक्सपेंसेस बिफोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब जो खर्च बार बार हो रहा है लेकिन जिसका अमाउंट हैवी है वो डेफर्ड रेवेन्यू है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कुछ चीजों के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो खर्चा करना पड़ेगा, बिना खर्च किए थोड़ी ना रिसर्च कर पाएंगे हम। कोई हैवी लॉस हो गया, ठीक है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू बोलेंगे। अगर कहीं पर हमने मशीन बैठाया है, ठीक है, उसको हम हटा रहे हैं मशीन को, उसमें मशीन को हटाने में खर्चा होता है ना, तुम बड़ा बड़ा मशीन बुलाओगे, उसको हटवाओगे, होगा ना खर्चा। तो डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रीइरेक्शन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल तुम बुक से देख लेना, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने जो चीजें देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार फिर बोलो। एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 5 तो बताया था ना मैंने। लॉन्ग टर्म एसेट, नॉट फॉर रीसेल, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, 5 तो मैंने बोल दिया। What is the characteristics of capital expenditure? Long term assets, not for resale, improve the present condition, increase the earning capacity, physical existence. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। हाँ, 1 अकाउंटिंग पीरियड, रिकरिंग नेचर, हाँ हाँ, रिकरिंग नेचर एक तो है, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट है, और देखो देखो लिखे हो तुम, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? क्या क्या लिखे हो? हाँ ये तो हो गया, टोटल 5 चीज है, 5 चीजें लिखा है, बोलो 5 चीजें। डे टू डे है पहला, 1 अकाउंटिंग पीरियड तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट चौथा, रिकरिंग नेचर पांचवा, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट और मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी दोनों में कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं होना, ठीक है। चलो 3 चीजें हमने देखा, आज के क्लास यही एंड करते हैं। फिर अगली क्लास में कैपिटल एंड रेवेन्यू जो चैप्टर है उसका लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट, लास्ट क्लास रहेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। एंड करते हैं।